हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो इट्स टाइम टू स्टडी फॉर प्रिपरेशन JRF 2022। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। ओके, तो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज हम बात करेंगे उसके जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, चैप्टर नंबर 8 है, थ्योरीज ऑफ कॉन्सेप्ट में, उसके अंदर, राइट। तो जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल्स हैं उन पे, तो आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो ताकि आपको टाइम टू टाइम लिंक्स अवेलेबल हो जाए और अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पेपर 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती है फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हमारा अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 8 थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। हम बात करेंगे लागत की जो अवधारणाएं हैं, लागत की जो सिद्धांत है उनके बारे में। तो हमने देखा था कुल मिला के 2 तरीके से टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। तो जो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट था जो कॉस्ट का, उसमें हमने 3 टर्म्स को देखा था, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। फिर इनके जो सब डिवाइडेड है, फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको हमने, फिर मार्जिनल कॉस्ट, इन सबको हमने टेबल के माध्यम से, कर्व के माध्यम से कल की क्लास में डिस्कस किया था, राइट। तो आज की क्लास में हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जो हमारा लॉन्ग रन है, उसमें जो आपका कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके से होता है, लागत किस तरीके से होती है आपके लॉन्ग रन के सिचुएशन में। तो आइए जानते हैं। अब देखिए, कॉस्ट इन द लॉन्ग रन में जो लागत होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लॉन्ग रन के सिचुएशन में क्या होता है, बोलो? आपके सारे के सारे जो इनपुट्स हैं, कारक है, वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी फिक्स्ड फैक्टर आपके लॉन्ग रन के सिचुएशन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी अवधि होती है, इसमें कोई भी जो इनपुट है वो आपका स्थिर नहीं रह सकता, किसी न किसी रूप में आपको परिवर्तन करना पड़ता है अपने जो इनपुट्स होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, कारक होते हैं, उनके अंदर। तो लॉन्ग रन के सिचुएशन में सभी जो इनपुट्स हैं वो क्या होंगे? आपके वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा, यहाँ पे लॉन्ग रन के सिचुएशन में आपके पास क्या होता है? सफिशिएंट टाइम होता है, सक्षम टाइम होता है कि आप उत्पादन के साधनों का इस तरीके से उपयोग करके अधिकतम उत्पादन कर सको और कम से कम कॉस्ट पे। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर पूरा प्लान बना सकते हो अपनी लॉन्ग अवधि में, लॉन्ग टर्म आपकी जो अवधि होती है उसमें, राइट। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग रन की सिचुएशन होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो? प्लान बना सकते हो किस तरीके से आपको उत्पादन करना है, उत्पादन की कितनी मात्रा रखनी है, कौन कौन से कारक का कितना यूज़ करना है, उससे आपका कितना आउटपुट निकल के आएगा। ये सारी चीज़ें आप लॉन्ग रन में पूरा प्लान कर सकते हो और फिर शॉर्ट रन में आके उसे क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो क्या सिचुएशन होती है? लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं? पूरा प्लान बनाते हैं और फिर शॉर्ट रन में एक एक करके उस प्लान्स को क्या करते जाते हैं? एग्जीक्यूट कर जाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना कच्चा माल खरीद के इतना इनपुट पे इतना हम आउटपुट बनाएंगे, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग रन की सिचुएशन। अब बात करते हैं लॉन्ग रन में कॉस्ट की सिचुएशन। हम देख सकते हैं, मान सकते हैं, या इसमें भी क्या होगी? 3 टाइप की आपकी सिचुएशन होगी। कौन कौन सी? 3 टर्म जो सब में चलती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, यानी लॉन्ग रन आपकी लॉन्ग रन की कुल लागत, उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, औसत लागत लॉन्ग रन में, और फिर लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन की सीमांत लागत। तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो सारी टर्म है, हम इनको एक एक होगी, आपकी टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन की, फिर आपकी एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन की, और फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन की। तो आइए अब समझते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को। जो आपकी लॉन्ग रन की क्या है? टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, वो क्या होती है? तो लंबी अवधि में लॉन्ग रन में आपकी जो कुल लागत है वो है इज़ द मिनिमम कॉस्ट। ऐसी आपकी मिनिमम लागत है एट विच, जिस पे ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जिसके हर स्तर पे क्या किया जा सकता है? आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, आउटपुट उत्पादित, मतलब उत्पादन किया जा सकता है आपकी वस्तु का, ठीक है। तो लॉन्ग रन सिचुएशन में टोटल कॉस्ट क्या है कि हर एक सिचुएशन पे, हर एक लेवल पे आप
क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट का उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हो। ठीक है, तो इन द शॉर्ट रन में क्या होता है, हमें 3 टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं। टोटल कॉस्ट में भी हम कर्व बनाते हैं, टोटल फिर वेरिएबल कॉस्ट में भी और टोटल मतलब कंबाइंड कॉस्ट में भी, है ना। क्यों, और लेकिन जो आपकी सिचुएशन है उसमें सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो देयर इज ओनली वन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। तो इसमें अलग अलग वही बात है, फिक्स्ड और वेरिएबल का कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही कर्व रहेगा, टोटल कॉस्ट का कर्व रहेगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये क्या है, एक मिनिमम कॉस्ट है एट विच, जिस पे ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी हर स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, किसी भी वस्तु को उत्पादित किया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग कर्व की। तो प्लानिंग कर्व क्या होता है, आइए जानते हैं इसको। योजना वक्र भी बोल सकते हैं। तो द लोवेस्ट पॉइंट ऑन ईच शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, ध्यान दीजिए इस पे कि जो आपका शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, मैं कर्व के माध्यम से समझाऊंगी, अभी ये थ्योरेटिकल देखिए। जो आपका शॉर्ट यानी शॉर्ट रन की अवधि में जो आपका औसत लागत वक्र बनता है ना, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उसका मिनिमम पॉइंट होता है, कैसा होता है एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन का यू शेप का होता है। तो उसके मिड में जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, may not be the point of tangency with the LAC curve। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में वो पॉइंट जो आपका लॉन्ग टर्म का एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है उससे टच में हो, टेंजेंट हो, उसके मतलब टच में हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो आपका द लोएस्ट पॉइंट ऑन एन SAC कर्व, जो शॉर्ट आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है इज टेंजेंट टू द LAC कर्व। जिस पॉइंट पे वो क्या होता है, टेंजेंट होता है, टच हुआ होता है जो लॉन्ग रन का आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है उस पे। और ये कब होता है, ओनली एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द LAC कर्व। कहने का मतलब समझिए इस चीज को कि जो आपका शॉर्ट रन का मिनिमम पॉइंट होता है, शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, वो जब लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट के किसी बिंदु पर क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग कर्व। उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका प्लानिंग कर्व पॉइंट होता है। अब कैसे, इस पॉइंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते, जान सकते हैं कि हमें कितना उत्पादन करना चाहिए जहाँ पे हमारी मिनिमम कॉस्ट आएगी शॉर्ट रन की सिचुएशन में। मतलब शॉर्ट रन में ऐसा कौन सी स्थिति है जहाँ तक ही हमें उत्पादन करना चाहिए, ये पता किससे चलता है, जब हम लॉन्ग रन में प्लान बनाते हैं और उसको जब शॉर्ट रन में अप्लाई करते हैं। तो दोनों कर्व आपस में जब एक बिंदु पर टच हुए होते हैं, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व, वो बिंदु होता है आपका प्लानिंग कर्व बिंदु। ठीक है, ये देखिए कर्व के माध्यम से यहाँ पे आपका एक जो बना हुआ है, ये बिग वाला दिख रहा है ना, इसे तो हम क्या बोलेंगे, ये तो है आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, और ये सारे के सारे शॉर्ट रन के क्या बने हुए, मतलब ये तो पूरी इतनी लंबी अवधि है जिसमें आपका लॉन्ग रन का कर्व बना हुआ है कॉस्ट का, और बाकी ये छोटी छोटी अवधि है, छोटे छोटे टाइम पीरियड है जिसमें आपके शॉर्ट रन के अलग अलग क्या बने हुए हैं, कर्व बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखो इसको। अब देखिए, जो आपका शॉर्ट रन का मिनिमम पॉइंट है, शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट का, वो जिस बिंदु पे टच कर रहा है लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को, वो जो बिंदु होता है उस बिंदु पे आप ये निर्धारित कर सकते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस लेवल तक क्या रखना है, शॉर्ट रन के सिचुएशन में अपना उत्पादन रखना है लॉन्ग रन को देखते हुए। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। यानी आप प्लानिंग के थ्रू क्या करते हो, अपने एग्जीक्यूट करते हो, अपने उत्पादन की स्थिति को पहचानते हो कि कौन सा संतुलन बिंदु है जहाँ तक आपको उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के जो कर्व्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, और जो बिंदु शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व का लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व को जिस बिंदु पर आप
क्या करता है, टेंगेट होता है, जहाँ पे टच करता है वो आपका होता है ऑप्टिमम संतुलन का बिंदु, जहाँ तक आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो आपका प्लानिंग कर्व है या फिर बोल दो टोटल कॉस्ट कर्व है, इसको डिफरेंट नेम से भी बोला जाता है। वो देखिए कौन कौन से हैं। हम बोलते हैं एनवेलप कर्व, लिफाफा वक्र भी इसको बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन कर्व इज एनवेलप कर्व, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है उसे ही हम बोलते हैं, बोलो क्या, लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वही होता है आपका एनवेलप कर्व। ठीक है, अब देखिए बिकॉज इट इंक्लूजेस ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, इसे एनवेलप कर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा डायग्राम में कि ये क्या करता है, जो भी आपके शॉर्ट रन के जितने भी आपके कर्व बनते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड के, उन सबको ये क्या कर देता है, इनक्लोज कर लेता है, मतलब उनके ऊपर, मतलब उनको एक तरीके से क्या किया, उसने ऊपर उठा रखा है शॉर्ट रन के सारे जो कर्व हैं उनको। ठीक है, तो इसीलिए इसको बुलाते हैं एनवेलप कर्व के नाम से भी। ये क्या करता है, एवरेज कॉस्ट इन इम्प्लीज दैट एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन कैन नॉट एक्सीड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सिंस इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, इंडिविजिबल फैक्टर्स हैं, उनको अप्लाई फैक्टर्स कैन बी यूज्ड, उनका यूज़ किया जाता है टू देयर फुल कैपेसिटी, पूरी सक्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ, ताकि आपका क्या किया जा सके, अधिकतम उत्पादन किया जा सके मिनिमम कॉस्ट में। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जो आपका लॉन्ग रन का टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व है उसी को बोलते हैं एनवेलप कर्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उनको क्या कर देता है, इनक्लोज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिफाफा वक्र, एनवेलप कर्व बोलते हैं। ठीक है, फिर एक है प्लानिंग कर्व, वही प्लानिंग कर्व टोटल कॉस्ट कर्व एक ही बात हो गई है ना। तो प्लानिंग कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, मतलब इसको प्लानिंग कर्व के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के माध्यम से एक फर्म है वो प्लान कर सकती है कि विच प्लांट इट शुड यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, मतलब कितनी मात्रा में हमें उत्पादन करना चाहिए ताकि क्या हो सके, आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑब्टेन्ड हो एट द मिनिमम कॉस्ट, अधिक से अधिक उत्पादन आपका मिनिमम कॉस्ट पे किया जा सके। ये वाला जो कर्व है ये प्लान बनाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लानिंग कर्व। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का क्या है, लॉन्ग रन का क्या है, कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये थ्योरीज थी कॉस्ट की जो हमने देख ली शॉर्ट रन की सिचुएशन में भी और लॉन्ग रन की सिचुएशन में भी। तो कुल मिला के हमारे चैप्टर की जो थ्योरी है इस कॉस्ट की वो लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप अच्छे से सभी को क्लियरली समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आपको तो वो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमारा इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसके बाद ये कवर अप हो जाएगा। हालांकि उसके बारे में आपको थोड़ा मैंने पहले भी बताया है, पर चलो डिटेल में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, पैमाने की बचत के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, पैमाने की बचत। ठीक है, तो क्या होता है पैमाने की बचत, हम किसे बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग कॉस्ट्स। क्या होता है पैमाने की बचत, जैसे आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते जाओगे आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब ऐसा कैसे होता है मैम बताइए। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अधिक मात्रा में, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपको याद हो तो, कि अधिक मात्रा में हम ज़्यादा, हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, हम बहुत ज़्यादा माल बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम इनपुट परचेज करेंगे, कच्चा माल परचेज करेंगे, उन सब की जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, हम बल्क में खरीदेंगे सारी चीज़ें, है ना, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, हमें सस्ते में वो माल मिल जाएगा, सस्ते में हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल या फिर बोल दीजिए इनपुट्स, उत्पादन के साधन हैं वो सस्ते में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो ज़्यादा अगर आपका आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है तो उससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, घटेगी। इसे ही हम बोलते हैं पैमाने की बचत, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आई होप क्लियर है। यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है, रिटर्न्स मीन्स आउटपुट ये समझ लो। ठीक है, या फिर आपका जो कॉस्ट है वो घट रही है, इन दोनों ही सिचुएशन को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, तो अब ये दो टाइप की होती
होती है पैमाने की बचत। एक तो होती है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आंतरिक पैमाने की बचत, और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी बाहरी पैमाने की बचत, SEALE होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती है। आइए एक एक को करके जानते हैं। अभी पहले समझते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, आंतरिक पैमाने की बचत क्या होती है। तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ड्यू टू चेंज इन द साइज ऑफ द फर्म एंड आर अवेलेबल टू दैट फर्म ओनली। कहने का मतलब ये किससे रिलेटेड होता है? पहली बात तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक फर्म से रिलेटेड होता है। अब फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म और एक पूरी इंडस्ट्री, इन दोनों में फ़र्क क्या है मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो आइए समझते हैं। तब तक आपकी इंटरनल जो आंतरिक पैमाने की बचत है वो क्या होती है? जब केवल एक फर्म को हम लेके चलते हैं और देखते हैं कि उसका अगर आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है, वो मतलब उसके बिजनेस का आकार बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उससे उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी कम आ रही है, कितनी उसकी बचत हो पा रही है। यानी एक फर्म की आउटपुट की मात्रा में या आकार के परिवर्तन से होने वाली जो बचत होती है उसे ही हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आंतरिक पैमाने की बचत। समझ गए ना? मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म की बात हो रही है कि उस फर्म का कितना उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन की वजह से कितनी जो लागत है उसमें कमी आ रही है और उस फर्म की बचत हो पा रही है। इस सिचुएशन को जब हम मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आंतरिक पैमाने की बचत। आई होप क्लियर है। तो चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि आंतरिक पैमाने की बचत के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। कि यहाँ पे रियल इनकम, वास्तविक आय। रियल इनकम क्या होती है? आपकी रियल इनकम होती है कि जब आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है इनपुट्स की, जैसे कि आपका कच्चा माल हो गया, अलग वेरियस टाइप्स के लेबर्स, मजदूर हो गए, कैपिटल हो गई, इन सब में क्या होती है, इनकी लागत में जब कमी आती है तो उससे आपकी जो वास्तविक आय है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लागत पे कमी होगी तो आप कम क्या कर पाओगे? कम लागत में, कम कॉस्ट में अच्छा उत्पादन कर पाओगे और आपका प्राइस से सेम रहेगा, जिससे आप क्या कर पाओगे? अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। और अगर लागत कम आएगी तो प्राइस भी कम कर दोगे, जिससे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी उस वस्तु की। तो हर तरीके से क्या मिलती है यहाँ पे? बेनिफिट मिलता है और इससे आपकी जो वास्तविक आय है एक बिजनेस की, फर्म की, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, अब किस किस तरीके से होती है रियल इनकम में वृद्धि? यानी कि आपका जो इनपुट्स है उसमें क्या हो? सस्ता मिले आपको। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका लेबर इकोनॉमीज और स्पेशलाइजेशन, यानी जो आपकी मजदूर हैं उनकी जो कॉस्ट है उसमें जब बचत हो रही है, मतलब मजदूरों को वेजेस देने में, या फिर उनका क्या है? आपका विशिष्टीकरण है। अब समझते हैं इस बात को कैसे। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण क्या होता है? जब देखिए जो आपके लेबर्स हैं आपकी कंपनी के, आपकी फर्म के, वो अगर एक ही एक चीज़ को बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें उनका हाथ बैठ जाएगा और वो और ज़्यादा एफिशिएंसी, योग्यता के साथ क्या कर पाएंगे? उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो जिससे लेबर का क्या होगा? विशिष्टीकरण हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो वो उसी टास्क को क्या करेंगे? जल्दी जल्दी परफॉर्म करेंगे और बिल्कुल स्किल के साथ उनकी स्किल, योग्यता बढ़ेगी और वो एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाएंगे? अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा? इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब आपका प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ेगी तो रिजल्ट आएगा बचत का, इकोनॉमीज ऑफ लेबर लाइक स्पेशलाइजेशन। यानी लेबर में भी क्या होगी आपकी? मतलब एक ही लेबर जो पहले उसको सिखाना पड़ा था, ट्रेनिंग देनी पड़ी थी, तो जितना टाइम वो लगाता था, अब जब वो सीख गया है, योग्य हो गया उसको करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएगा, है ना। जिससे क्या हो गया? लेबर का विशिष्टीकरण हो गया, जिससे आपको क्या मिलेगी? रियल इनकम में, बिजनेस की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। क्योंकि आप अब क्या करोगे? उसी लेबर का यूज़ करके कम लागत पे, यानी एक ही लेबर क्या कर रहा है? अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाने में सक्षम हो रहा है, क्योंकि वो उसको बनाने में क्या होने लग गया है? योग्य होने लग गया है, उसके पास वो स्किल्स आ गई है। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
टेक्निकल इकोनॉमिक्स और इंडिविजिबिलिटी। आपकी टेक्निकल चीज़ें कौन सी होती हैं? जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती हैं, दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मशीन्स हो गई, आपकी प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो जो टेक्निकल बचत है वो किस तरीके से अराइज होती है? फ्रॉम इंडिविजिबिलिटीज ऑफ कैपिटल। अब ये इंडिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? कि जो मशीनरी आपके पास अवेलेबल है मिनिमम साइज या फिर डिफरेंट रेंज ऑफ साइजेस की, यानी अलग अलग मात्रा में आप क्या कर सकते हो? मशीनों का यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको अगर कम तरीके से यूज़ करना है, मतलब आप वो क्या है? इंडिविजिबल है, यानी आप उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। मशीनों का आपके पास अवेलेबल है, मशीनों का आपके पास क्या है? विशिष्टीकरण। तो उससे क्या होगा? आप उसी मशीन को अलग अलग टाइप से यूज़ करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर पाओगे, जिससे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा मिनिमम कॉस्ट पे, कम लागत पे, और आपका जो है वास्तविक आय है, रियल इनकम है, उसमें वृद्धि होगी, जिससे आपके आंतरिक पैमाने की बचत होगी। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए इन्वेंट्री इकोनॉमिक्स। अब ये इन्वेंट्री इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? अगर किसी जो बड़ी मात्रा में काम करती है कोई जो फर्म है, वो आराम से इंजॉय कर सकती है जो इन्वेंट्री की बचत है उसको। मतलब कि अब बिग फर्म, जो बड़ी फर्म है, जो जिसका जो स्टॉक है, उसके पास जो स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का, वो क्या है? लार्ज है, बड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्ट सप्लाई को क्या करेंगे कि उसको हम क्या मतलब कि आपके पास बड़ी मात्रा में अवेलेबल है आपका जो रॉ मटेरियल है, जो स्टॉक है, और उसको आप मैनेज कर पाने में सक्षम हो, तो आप एक साथ बड़ी मात्रा में क्या कर लोगे? स्टॉक को परचेज कर लोगे, ताकि जब आप उसको ज़्यादा मात्रा में करोगे तो वो बल्क में आपको सस्ता मिल जाएगा, और स्टॉक के माध्यम से आपको जो आपका बिजनेस है, फर्म है, उसमें आपको बचत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। जो आपकी फर्म है वो बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रही है, लार्ज स्केल में क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? वो बल्क खरीद रही है, तो बल्क बेचेगी भी, जिससे उसकी एक साथ डिमांड बढ़ेगी, उसके जो आउटपुट्स है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, जिससे उसे एक साथ फ़ायदा मिलेगा एक साथ सेल आउट करने में। जो उसके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी कम आएंगे जब उसका एक साथ बल्क में माल बिकेगा, स्टॉक उसका बिकेगा। तो इससे क्या होगा? जो आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट है, आपको प्रमोशन कम करना पड़ेगा, मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, जिससे आपको क्या होगा? इनमें भी बचत होगी, सेलिंग और जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रियल इनकम में क्या हो रही है? बचत हो रही है, तो आप प्राइस कम रखोगे और अपने आप क्या होगी? उसकी डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की, जिससे क्या होगा? आपकी मांग ज़्यादा रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या आएंगे? बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी आपकी, जिससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, एक साथ बल्क में आपका माल बिकेगा। उससे होगा क्या? कि आपको एक साथ मतलब कि आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, सेलिंग प्रमोशंस में आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक तरीके से बचत हो जाएगी ना, आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मार्जिनल इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होगा। कहने का मतलब जो लार्ज स्केल में कोई प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी जो फर्म है, उसके पास क्या होंगे? टैलेंटेड मैनेजर्स भी होंगे, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लीडर रखा जाएगा, तो जो क्या कर सके? मैनेज कर सके चीज़ों को, है ना। लेबर्स हैं तो उनके ऊपर एक लीडर रखा जाएगा, ताकि सारे लेबर्स के काम को अच्छे से देखा जा सके। मतलब हेड क्या कर दिया जाएगा? हर एक का मैनेजमेंट के लिए हर एक हेड क्या अपॉइंट कर दिया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट देखेगा चीज़ों को, है ना। तो हर एक चीज़ की डिटेल पता रहेगी, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली क्या होंगे? सारे के सारे कार्य हो पाएंगे, जिससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो कम आएगी, ठीक है। कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, तो अगर एक जो मैनेजर है वही सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकता है? मैनेज करने में सक्षम है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के लिए आपको अलग अलग अपॉइंट नहीं करने होंगे। कहने का मतलब, ठीक है, आपको अलग अलग अपॉइंट नहीं करने होंगे, एक या दो आप जो एक्सीलेंट एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं उन्हीं को रख दोगे, जिससे वो क्या करेंगे? आपका मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन हो
होगा तो उसको वो मैनेज कर पाने में अगर सक्षम होंगे, तो जिससे आपके जो मैनेजरल जो खर्चे हैं उनमें भी क्या होगी, बचत होगी, जिससे आपकी इंटरनल पूरी की पूरी जो पैमाने की है वो बचत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमिक्स। वही बात है, लार्ज स्केल में अगर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रांसपोर्ट मतलब एक साथ आप कच्चा माल मतलब इनपुट्स भी आप एक साथ मंगा पाओगे, तो बार बार जो ट्रांसपोर्ट्स वगैरह का खर्चा है वो नहीं आएगा, है ना। जो स्टोरेज का है, मतलब आपने खरीदा, लाया और सीधा बनाना शुरू कर दिया, आपको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जितनी मात्रा में आप कच्चा माल खरीद रहे हो उतना आप आउटपुट भी तो बना रहे हो, है ना। तो a big firm has its own fleet of trucks to carry raw material and finished products, ठीक है। और वो अपने ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते, क्योंकि उनको पता रहेगा कि आपको अगर लार्ज स्केल में चाहिए है उत्पादन करने के लिए, तो वो बार बार ट्रांसपोर्ट्स का खर्चा करने की बजाय क्या करेंगे, अपना ही कुछ ऐसा रिसोर्स पैदा, फिक्स्ड असेट्स ऐसी क्रिएट कर लेंगे लाइक ट्रक्स वगैरह, जिससे वो क्या कर सके, इजीली ट्रांसपोर्ट ला जा सके जो स्टॉक्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं उनको, जिससे उनका क्या होगा, उनकी इकोनॉमिक स्केल है, मतलब बचत होगी उनकी, इंटरनली उनकी जो पैमाने की बचत है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स। देखिए जिनका लार्ज क्या होगा, मतलब साइज होगा बिजनेस का, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा वो इनपुट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ग्रेटर स्कोप होंगे स्प्रेडिंग रिस्क को, मतलब वो जल्दी क्या कर पाएंगे, रिस्क को रिजॉल्व कर पाएंगे। जो भी रिस्क रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, उनको क्या कर सकते हैं वो मतलब आसानी से वो क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो द फर्म कैन रिड्यूस, कम कर पाएगी रिस्क को बाय स्प्रेडिंग देम ओवर अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो क्या करेंगे, रिस्क को बर्न कर देंगे, मतलब जो अनसर्टेनिटी रहती है उसको क्या करने में सक्षम हो सकते हैं, वो उसको कम करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी और आपकी पैमाने की बचत होगी। तो ये सारे मेन पॉइंट है जो आपके आंतरिक पैमाने की बचत है उससे रिलेटेड है। तो आप सभी ने बताया कि जो आपकी क्या होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल। अब चलिए एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है। स्केल यानी बाहरी पैमाने की बचत, ये पूरी किससे रिलेटेड है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। इंटरनल को हमने पढ़ा था फर्म स्पेसिफिक। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देती हूँ। फर्म क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक फर्म क्या होगी, मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, हो गई मारुति, ठीक है। वो तो क्या है, एक फर्म है, वो एक बिजनेस कंपनी है, ठीक है। अब कार बनाने वाली जितनी भी कार बनाने कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो आपकी टोयोटा हो, चाहे वो आपकी मारुति हो, चाहे वो आपकी कोई भी XYZ BMW हो गया, थार हो गया, कोई भी XYZ जो भी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो पूरी एक कार की बनाने वाली जो सारी कंपनीज हैं वो तो क्या हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। और सिर्फ मारुति है वो एक एक्सटर्नल, ये डिफरेंस है इंडस्ट्री में और फर्म में। तो आपका जो इंटरनल जो पैमाने की बचत है वो सिर्फ बात करता है एक फर्म की, देखता है कि उसका कितना साइज है जिससे उसको बचत हो पा रही है, जबकि आपका जो एक्सटर्नल है बाहरी पैमाने की बचत है वो पूरी इंडस्ट्री को लेके चलता है। यानी जितनी भी कार बनाने वाली कंपनीज है उन सबको किस तरीके से वो क्या कर पा रहे हैं, पैमाने की बचत कर पा रहे हैं, ये जब हम बात करते हैं किस में करते हैं, जो बाहरी पैमाने की बचत है उस सिचुएशन में। आया समझ में। देखिए फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री की, यानी अगर बहुत सारी फर्म्स आपस में जुड़ जाएंगी, जैसे कार बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो आपस में मिलके अगर कार्य करेंगी, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है एक ही जगह पे, देन वो सभी आपस में बेनिफिट्स प्राप्त कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड मीन्स कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के, ऐसे ही जो ट्रेंड लेबर हैं उनके, या फिर बोल दो कि जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, यानी कार का जो भी प्रमोशंस वगैरह होगा उनमें आपस में मिलके जब वो कोऑर्डिनेट के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, तो दोनों ही मतलब जितनी भी कंपनीज एक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगी उन सभी कंपनीज की क्या होगी, स्केल इकोनॉमिक्स मिलेगी, उनको बचत मिलेगी, क्योंकि वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट करके काम करेंगे, जिससे हर एक कंपनी को आपस में बेनिफिट मिलेगा और हर सारी कंपनी को, पूरी इंडस्ट्री को इससे क्या मिलेगी, बचत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
देखिए, नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि जब बहुत सारी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री की आपस में मिलके कार्य करेंगी तो उससे क्या होगा, उनको अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज़ ना करके वो एक साथ आपस में मिलके जब अलग अलग नई रिसर्च करेंगी अपनी ही इंडस्ट्री को लेके, यानी कि कार में अगर कोई नया टूल बनाना है ना, उसको अगर वो मतलब कोई भी न्यू टाइप की रिसर्च जब करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपस में मिलके अगर पूरी इंडस्ट्री एक साथ कोई रिसर्च कर रही है तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा या अलग अलग फर्म अपने अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर रही है उसमें, ऑफ कोर्स अलग अलग करेंगी तो उसमें, इसलिए आपस में जब मिलके सारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री मिलके जब कोई भी रिसर्च या इन्वेंशन नया करेगी तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपस में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करके आपस में वो करेंगे जिससे खर्चा भी, एक्सपेंसेस कम होंगे और आपको पूरी इंडस्ट्री को इससे क्या होगी, इकोनॉमीज मिलेगी, बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ डिजिग्रेशन। ये देखते हैं। एक जो इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड होती है तो जो इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स होती हैं वो इंगेज्ड होती हैं म्यूचुअली, मतलब आपस में मिलके एग्री होती हैं काम करने के लिए और प्रोडक्शन को डिवाइड कर देती हैं अमंग देमसेल्व्स कि इस तरीके से अलग अलग जो कंपनीज हैं अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगी। एवरी फर्म, और क्या होती है, हर एक फर्म स्पेशलाइज्ड होती है, विशिष्टीकरण होती है अपने अपने क्षेत्र में उत्पादन को कर पाने में। क्षेत्र सभी का सेम होता है लेकिन अपने अपने लेवल पे हर एक कंपनी क्या करने में सक्षम हो पाती है, उत्पादन करने में सक्षम हो पाती है पर्टिकुलर आइटम को, यानी हर में आपको क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा हर कार में, आप देखते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये भी हो जाएगा कि एक इफेक्टिव स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा कि हर एक फर्म, पूरी इंडस्ट्री की जो अलग अलग फर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, अलग अलग उनका मतलब सब में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्टिव होंगे। पूरी इंडस्ट्री को तो इससे फ़ायदा हो ही रहा है क्योंकि अगर एक जो बिजनेस फर्म बनाने वाली कार है उसको अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा उसके इन्वेंशन में तो दूसरी है उस पर वो जा सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे उपभोक्ताओं के पास चूज़ करने के लिए, जिससे क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री से वो बाहर नहीं जाएंगे, वो वहीं से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो परचेज करेंगे जिससे पूरी इंडस्ट्री की डिमांड होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री को इससे क्या होगी, इकोनॉमीज मिलेगी, बचत मिलेगी। ओके, तो ये बात हो गई फाइनली आपके पैमाने की बचत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। हमने देखा क्या होता है कि जब आपका उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उससे लागत क्या होती है, कम होती है, तो आपकी पैमाने की बचत होती है। ठीक है, ये इंटरनली होती है जिसे हम देखते हैं एक फर्म में, और होती है एक्सटर्नली, तब हम देखते हैं पूरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आज हमने टॉपिक कवर अप कर लिए हैं और पूरा का पूरा चैप्टर भी इसमें कवर अप हो चुका है। जो आपका कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, और उसके बाद जो पैमाने की बचत है उसको भी हमने देख लिया है। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमारी 35 नंबर क्लास हो चुकी है। तो सीक्वेंस वाइज क्लासेस लेते रहिए और जो भी नोट्स हैं जो हर एक क्लास के होते हैं उनका भी नंबर के साथ आपको मेंशन कर दिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, तो वहां से आप नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। सभी अपना फीडबैक दिया कीजिए कि किस तरीके से आपको क्लासेस लग रही हैं, और अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया है, उसको रिवाइज करना है मैम, तो आप कमेंट में सब मुझे बता सकते हो। इवन हमारी गूगल मीट होती है वीकेंड में, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए बिकॉज वी वांट जीआरएफ। आप मिलकर स्टडी करना चाहते हो फिलर फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे सोशल साइट्स, वेबसाइट सब अवेलेबल हैं, आप जाके अप्रोच कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।